हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो जो बच्चे सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि मैथमेटिक्स उनके रास्ते का रोड़ा बन रहा है तो ये मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान बनाने के लिए मैं आया हूँ। इन मैथमेटिक्स को हम इन तरीके से करेंगे और इजी वे से करेंगे कि इनको आप देखते ही चुटकियों में ही सॉल्व कर लोगे। यानी जैसे एक चुटकी बजाते हैं ना, एक चुटकी में आप लोगों ने देखा होगा कि इन्फिनिटिव वार देखा होगा कि चुटकी बजाते ही पूरा का पूरा क्या होता है, संसार ही बदल जाता है। तो चुटकी बजाते ही आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट कैसे, उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है। तो चलिए बेटा, मैं उन प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसे PYQ का नाम दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि उसके आयत के क्षेत्रफल पर कोई भी परिवर्तन ना पड़े। तो बात यहाँ परसेंटेज की कह रहा है और इसने कहा है कितना परसेंट बेटा, 60%। 60% का मतलब आप सभी बच्चों को पता होगा, यदि आप परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 60% का मतलब क्या होता है। बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी बच्चों को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है। तो 60% का मतलब होता है 3/5। बट ये 3/5 क्यों लिखते हैं वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। परसेंटेज का मतलब होता है बेटा 1/100। अब यहां से ध्यान से देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, दो से काटोगे तो तीन और दो से काटोगे तो पांच। तो 60% का मतलब होता है 3/5। यानी ये जो 5 है ये इसकी लेंथ है और इस लेंथ में 5 का 60% कितना है, तो वो 3 है। तो इसकी लंबाई में कितना का वृद्धि हुआ है, 3 का। तो चलिए अब हम यहां पर लगाते हैं। ये मैंने लिखा L, ये मैंने यहां पर लिख दिया B और यहां पर हमने लिख दिया एरिया। इसकी लंबाई मैंने है 5 मानी है, लेकिन इसकी लंबाई में 60% की इंक्रीमेंट हो गई। और मैंने बताया कि 5 का 60% कितना होगा, 3। तो 5 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब कहता है कि इसके एरिया में कोई भी चेंज ना आए तो उसके लिए उसके चौड़ाई में कितना कमी लाना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसकी हम चौड़ाई मान लेंगे 8 और इसकी चौड़ाई मान लेंगे 5। तो 5 माना, इसका मतलब 8 में से मैंने कितना कम किया है, 3 कम किया है। तो देखो इसकी एरिया इसका हो जाएगा 40 और इसका भी एरिया हो जाएगा 40। यही तो मुझे बराबर करना था। तो मैंने कितना कम किया है, 3 कम किया है। किसके ऊपर 3 कम किया है, 8 में से 3 कम किया है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से काटेंगे तो 2 और 4 से काटेंगे तो 25। 25 3 का कितना हो जाएगा, 75 डिवाइड बाई 2, यानी 75 का आधा कितना होता है, 37.5। तो ये याद रख लेना बेटा, 37.5% इसका राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक हलवे के लेवल का प्रश्न है, बट यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, अदरवाइज आप इसका आंसर सही से नहीं दे पाओगे। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यदि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपको ये घन दिखाई देता है, ये घन जो बनते हैं वो स्क्वायर से बनता है और घनाभ जो बनता है वो क्यूब से बनता है। तो ये आपके पास ये घन है और इस घन की यदि मैं बात करूं तो घन के अंदर 6 जो होते हैं वो इसके अंदर स्क्वायर फेस होते हैं। 6 इसके स्क्वायर फेस होते हैं क्योंकि ये स्क्वायर से ही मिलकर बना होता है। एक बात याद रख लेना है। और इसके अंदर 8 वर्टिसेस होते हैं, इसके अंदर 8 वर्टिसेस होते हैं। और यदि मैं इसके किनारों की बात करूं तो 12 इसके अंदर एजेस होते हैं, 12 इसके अंदर किनारे होते हैं। किसके अंदर, किसी क्यूब के अंदर, किसी घन के अंदर। इतनी बातें याद रखना। अब चलिए हम लगा देते हैं। ये कहता है कि एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर है। तो आयतन, अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है बेटा भुजा का क्यूब। इक्वल टू में कितना हो गया, तो याद रखना 12 इंटू में एक ए के बराबर हो जाएगा। अब एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 12। और ए की वैल्यू हमने सॉरी नॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू में ए का स्क्वायर। अब 6 इंटू में ए स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रही है, उस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है 12। 12 6 जा 12 6 कितना होता है, 72। तो राइट आंसर कौन सा होगा बेटा, 2। 72 इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े गए अगले प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न बिल्कुल हलवे लेवल का प्रश्न है। ठीक है बेटा, बिल्कुल ही बच्चों के लेवल का प्रश्न है ये, लेकिन प्रश्न को समझोगे तब,
जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए प्रश्न बहुत ही कठिन है। कहता है कि 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपये है और वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10%, 15% बढ़ करके 2018 तक के वेतन तक वो पहुंच गया। तो बताओ 2016 में उसका वेतन कितना था। ये आपको बताना है कि 2016 में उसका वेतन कितना था। तो बेटा इसके 2016 में उसका वेतन कितना था ये हमें कैलकुलेट करना है और ये हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने कि 2016 में उसका वेतन हम मानकर चलते हैं 100 रुपये था। कितना था उसका वेतन बेटा? 100 रुपये था। और 2016 से जब वो 2017 तक आया होगा तो 2017 तक 10% की इंक्रीमेंट हो गई। कितनी इंक्रीमेंट हो गई? 10%। 100 पे 10% कितना होगा? 10। तो 100 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो गया। लेकिन अब वो 2017 से आ गया कहां पर बेटा? 2018 में आ गया। अब 2018 में फिर दोबारा इसका 15% इंक्रीमेंट होगा। कितना? 15% 110 का। तो 110 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस पर 110 का उसका 15% इंक्रीमेंट लेकर के जाएगा वो। तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 3 और ये 5 से काटेंगे तो 2। अब ये 11 थी, ये 33 और डिवाइड बाई कितना हो गया? 2। तो ये 110 प्लस का 33 डिवाइड बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐड कर दो। 220 प्लस में 33 डिवाइड बाई 2। 220 में 33 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 20 50 और 2 53। 50 और 3 53, 253 बटे कितना हो गया? 2 आ गया। ये क्या आ गया? 218। 2018 में इसकी याद रख लेना इतनी सैलरी बन गई। यदि 2016 में 100 रुपये इसकी सैलरी होती तो। लेकिन इसकी याद रख लेना 2018 में इतनी सैलरी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं 253 जो यूनिट होगा, 253 डिवाइड बाई 2 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा? क्योंकि अभी उसकी सैलरी कितनी है 2018 में? 1,26,500। तो एक यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा? एक यूनिट के बराबर हो जाएगा 1,26,500। और इसको डिवाइड इस तरफ ले आओ तो डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 253। ये कितना हो गया? 253। अब 253 से काटोगे तो 5 बार में, क्योंकि 3 5 या 15, ये 5 बार में कट जाएगा। अब ये 5 बार में कट गया और ये कितना हो गया बेटा? 500 इंटू में 2, ये कितना हो गया? 1000। लेकिन एक बात याद रख लेना, 1000 तो एक यूनिट की वैल्यू है, लेकिन इसकी सैलरी जो 2016 में मानी गई थी वो कितनी मानी गई थी? 100 रुपये। तो इसका मतलब 100 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 100 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा? 1000 गुने में 100। तो अब ये हो जाएगा 1,00,000 रुपये। उसकी सैलरी कितनी थी बेटा? 1 2 3 4 5 1,00,000 रुपये। यानी 2016 में उसकी सैलरी 1,00,000 रुपये थी और वो इतनी बढ़ करके 2018 तक 1,26,500 रुपये हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF 6 है, लघुत्तम समावर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताएं जल्दी से। तो आप लोगों ने एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा होगा कि यदि हमें एलसीएम निकालना है किसी भी दो डिजिट का, दो संख्या का, तो ये फार्मूला होता है a इंटू में b डिवाइड बाई HCF a इंटू में b। तो अब यहाँ पर सबकी वैल्यू को पुट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। एलसीएम कितना दिया गया है? एलसीएम दिया गया है 432 और a की वैल्यू कितनी दी गई है? 48 और b की वैल्यू हमें नहीं पता है, वो कैलकुलेट करना है। और HCF कितना दिया गया है? दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 दिया गया है। 6 से काटेंगे तो 12, 6 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 8, 8 से 48, 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32, सॉरी 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और कितना बचेगा? 3, 8 चौके 32, यानी 54 आ गया है। कितना आ गया है? 54। तो इसका राइट आंसर है बेटा 454। आगे बढ़ते हैं। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? ये तो भाई आपके घर का एक बच्चा जवाब दे सकता है, यदि वो 7वीं क्लास का 5वीं क्लास का बच्चा है, यदि उसे कैलेंडर देखना आता है तो। हालांकि ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है बेटा, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। बट यहाँ आप इसको चुटकियों में सॉल्व करोगे। कैसे? देखो मैं बिल्कुल उंगलियों में सॉल्व कर रहा हूँ, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इसके लिए, कुछ रूल नहीं है। आप सिंपल सा कैलेंडर में देख सकते हो। कहते हैं किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं है
16, अब आपको पता है एक महीने में कितने 4 शुक्रवार पड़ते हैं, तो किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को पड़ा है, तो याद रखना ये फ्राइडे है जो 16 तारीख को पड़ा है, किसको 16 को पड़ा है। तो फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा सैटरडे, और सैटरडे के बाद हो जाएगा संडे, फिर हो जाएगा मंडे, फिर हो जाएगा ट्यूसडे, और फिर हो जाएगा वेडनेसडे, फिर हो जाएगा थर्सडे, फिर हो जाएगा फ्राइडे, यानी फिर फ्राइडे आ गया। तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितना हो गया बेटा ये 23 तारीख, यानी इस दिन 23 तारीख हो गई। लेकिन ये पूछ रहा है कि उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ी थी, तो ये पूछ रहा है मंगलवार की तारीख पूछ रहा है। तो यहां से 1, 2, 3, 3 दिन पीछे आ जाओ, तो 3 दिन जब पीछे आ जाओगे तो कितनी तारीख होगी, 20 तारीख होगी। तो याद रख लेना इसका आंसर ए है 20 तारीख, मंगलवार को 20 तारीख पड़ेगा। आगे बढ़ गए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, एक त्रिभुज के आकार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं आपको बताना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रिज्म बना होता है, यदि आपने देखा होगा तो ये है प्रिज्म, ये त्रिभुज के आकार का प्रिज्म है, इसको हमने इसे मिला दिया तो ये त्रिभुज के आकार का प्रिज्म हो गया। अब इसके शीर्ष कितने हो गए बेटा, तो ये पहला शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष, और ये तीसरा शीर्ष, ये चौथा शीर्ष, ये पांचवा शीर्ष, और ये छठा शीर्ष। टोटल इसके जो शीर्ष हो गए वो टोटल 6 हो गए। तो इसका राइट आंसर है 2, यानी एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, तो याद रखना बच्चों 6 शीर्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होती है। जल्दी से बताओ कितने प्रतिशत हानि होती है। तो ये कह रहा है कि 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर, 10 रुपए के कितने की दर से, 6 रुपए की दर से। तो कहता है कि 6 केले जो उसने खरीदे हैं वो 10 रुपए के खरीदे हैं। तो बताओ एक केले कितने रुपए के खरीदे हुए होंगे, तो एक केले वो खरीदेगा 10/6 रुपए का, कितने का, 10/6 रुपए का। अब उसके बाद 4 केले जो हैं वो कितने रुपए का बेच रहा है बेटा, 4 केले जो हैं उसने 6 रुपए का खरीदा है, तो एक केला उसने कितने रुपए का बेचा है, एक केला उसने कितने रुपए का बेचा, तो बोलना सर 6/4 रुपए का एक केला बेचेगा। अब एक बार बताओ 10/6 में उसने खरीदा है और 6/4 में उसने बेचा है, और ये कह रहा है कि उसको हो कह रहा है हानि हो रहा है। तो खरीदना जो होता है वो सीपी होता है और बेचना जो होता है वो एसपी होता है, और कह रहा है ये हानि हो रहा है। तो आपको पता है कि जब भी ये हानि की बात करेगा, लॉस की बात करेगा, तो लॉस में सीपी में से एसपी को माइनस कर देते हैं। अब सीपी कितना है, तो सीपी है 10/6 और एसपी कितना है 6/4। इसका एलसीएम लेंगे, 6 4 का हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 6 तिये 18, यानी माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2/20, 2/12, 20 नहीं होगा 2/12 होगा बेटा। इसको इरेज कर देता हूं, पता चले कि कंफ्यूज हो जाओ आप। 2/12 होगा यहाँ, 2/12। अब ये 2/12 हो गया तो हम इसको काट के कर सकते हैं 1/6, यानी जो उसको लॉस हो गया है वो 1/6 हुआ है। 1/6 किस पर लॉस हुआ है, तो 1/6 उसको सीपी पर लॉस हुआ है, और सीपी कितना है, सीपी है 10/6। मल्टीप्लाई किससे करना है, परसेंटेज के लिए इसे, तो इसे ये काट दोगे, 10 से काट दोगे तो कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया। यानी इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही और बिल्कुल उचित आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि किसी को ना आए, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि भाई वो यूपी टेट के बच्चे पढ़ते कम हैं और बात ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले होते तो इन चीज़ों को तो एक बच्चा जवाब दे देगा। ये कहते हैं कि 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम का मतलब आप सभी लोगों को पता है 1/1000 किलोग्राम होता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यदि इसी को हम इनवर्स में लिखें तो इनवर्स में कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 भी सही है। अब ये कहता है 0.1234 डिजिट के आगे जीरो है, ये तो बिल्कुल गलत है। और 1000 किलोग्राम जो होता है बेटा वो 1 क्विंटल के बराबर होता है, तो ये भी गलत है। ए और बी कहाँ, ये नहीं है, ये गलत है। ए और बी कहाँ है, बी में है यानी 2 में, तो इसका 2 जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ गए, ये फिर से एक छोटी सी कैलकुलेशन आई है।
कैलकुलेशन है 0.01 और इस पूरे का करना है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कर दो बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 0 2 0 3 0, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 और 2 4 डिजिट के आगे आपको लगाना पड़ेगा। तो एक तो इतना हो गया हमारे पास। अब कहता है कि यदि इसको प्रतिशत में लिखा जाए तो परसेंट में लिखने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। अब 100 से गुना कर दोगे तो 2 जीरो आगे खिसक कर आ जाएगा, तो 0.01 आ जाएगा ये 0.01%। या 0.01 को आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं एक और नीचे लिख देंगे 2 जीरो, तो ये हो गया 1/100%। तो एक तो हमारा ये सही है और 1/100 हमारा सही नहीं है, 1/100% सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो ए और डी किस में है, ऑप्शन डी में है, यानी चौथा जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ए एंड डी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। यह कहता है यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, यदि एक संख्या हमने x मानी और दूसरी संख्या हमने y मानी, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 5, लेकिन इन्हीं दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 36। तो ये कहता है कि उनके यंत्रों का व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो निकाल देते हैं इसके व्युत्क्रमों का अंतर बेटा। कैसे निकालेंगे, पहले या तो आप इसको सोल्व कर लो, लेकिन सोल्व करने के लिए समय कहाँ होगा आपके पास, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, इसको सेटिस्फाई कर दो कि वो कौन से नंबर है जिनको एक दूसरे से घटाने पर 5 आएगा लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने पर 36 आएगा। तो यदि मैं x की जगह पे 9 रखता हूं और y की जगह पे 5 रखता हूं, तो 9 में से 4 रखता हूं, 5 नहीं 4, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा। लेकिन x की जगह पे यदि आपने 9 रखा और y की जगह पे यदि आपने 4 रखा, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हमें ये कंफर्म हो चुका है x जो है हमारे पास वो 9 है और y जो है वो हमारे पास 4 है। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। अब इनके व्युत्क्रम है तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1x माइनस का, यानी ये हो जाएगा 1/9, और ये जो हो जाएगा बेटा y का जो व्युत्क्रम हो जाएगा, ये y का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। अब इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो 1 इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो 1/4, 1/9 माइनस का 1/4, 1/4 माइनस का 1/9। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेंगे तो आएगा 36। अब 4 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, तो पढ़ेंगे सर 9 बार। 9 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, 4 बार। कितना आया, 9 में से 4 करेंगे तो 5, और ये कितना आ गया 36। तो इसका राइट आंसर है 5/36। इसका राइट आंसर कौन सा, ए 5/36। आगे बढ़ गए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन एक जबरदस्त क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई भी 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई है। तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो हम लोगों को पता है कि कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई, कमरे की ऊंचाई। अब कमरे की लंबाई मान लो, कोई नंबर मान लेते हैं, 100 मानेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं 10 मान लेता हूँ। लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10, ऊंचाई भी 10। तो यदि हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, एक की लंबाई जो है वो 10 का 10% कम है, तो 10 का 10% होगा 1, और 10 में से 1 माइनस किया तो बचा 9। दूसरा है हमारे पास बी, इसकी जो चौड़ाई है वो 10 के 10% का 20% घटाई गई है, तो 10 का 20% होगा 2, तो 10 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 8। एच जो है इसका, वो कहता है कि इस बार इसकी ऊंचाई घटाई नहीं गई, बढ़ाई गई है बस 5%। अब 10 का 5% कितना होता है, तो 10 का 10% 1 होगा, तो 5% 0.5 होगा या फिर आधा होगा। कितना होगा, आधा होगा या 0.5। तो ये जो हमारे पास है 10, ये क्या है हमारे पास 10, 10 में से क्या करना है हमें, 5% का मतलब होता है 1/2, आधा माइनस कर देना है, 0.5 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 9.5। कितना आ जाएगा, 9.5, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 9.5 डिवाइड बाई 10। अब देखो इसके बाद यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, अच्छा एक बात, ये वृद्धि हो रही है, घट नहीं रही है। ये देखो ध्यान से,
इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता अभी, तो यहाँ प्लस होगा, तो 10.10.5 आएगा। इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए बेटा 10.5 कितना आ गया 10.5, और इस 10.5 को यदि हम देखेंगे बेटा तो ये 10.5 को हम ऐसे क्या नहीं लिख सकते हैं, 10.5 का मतलब कितना होता है, एक बात मुझे बताओ, 10.5 का मतलब होता है 10/2, 10.5 का मतलब होता है 10.5 का मतलब कितना होता है 11/2 होता है, नहीं नहीं 11/2 नहीं, एक मिनट को, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए ओहो, इरेजिंग टूल इज रिमूव, चलिए वेट ए मिनट, हाँ इसको रिमूव कर देते हैं। तो 10 में 10.5 की इंक्रीमेंट हो गई, तो ये कितना हो गया 10.5 हो गया। तो अब इसको हम तीनों से क्या हो गया, तीनों चीजें निकाल लिया, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, 9 गुने में 8 गुने में 10.5। अब 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 इंटू में 10.5 मल्टीप्लाई कर दो भाई, 72 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कर लेते हैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10.5 इसको 72 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 0 0 1 2 0 6 5 7, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, एक डिजिट के बाद, कितना आ गया 756, कितना आ गया बेटा 756। अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम उसका था 1000 बट आया कितना 756, तो क्या हो गई कमी आ गई, क्या हो गई कमी आ गई। अब कितनी कमी आई है, तो वो कमी हम निकालेंगे 1000 माइनस का 756, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, तो कितना बचा 244, 244 किसका बचा है बेटा, परसेंटेज में निकालना है, तो 244 बचा 1000 का, कितना करना है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब ये हो गया 24.4%, तो इतना परसेंट 24.4 का है, ऑप्शन बी, इतना परसेंट का चेंज आया है उसके वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। ये न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है, ये अधिकतम संख्या की बात नहीं कर रहा है बेटा, ये बात आप लोग याद रख लेना, कौन सी संख्या की बात कर रहा है, ये न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है, अधिकतम की बात नहीं कर रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको, यानी ये हमारे पास एक कमरा है जो आयत के आकार का है, कौन से आकार का है, आयत के आकार का है, इसकी लंबाई जो दी गई है वो कितनी दी गई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी गई है इसकी, दी गई है 9 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो भैया हम इसको क्या करेंगे, टोटल सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेंगे, तो 1500 में 1500 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर, और यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 9 मीटर में 902, ये हो जाएगा 902, 9 मीटर ये ना 902 सेंटीमीटर। तो हमने लंबाई चौड़ाई कैलकुलेट कर ली, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, किसका, तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसके अंदर लगाए जाने वाले टाइल का एरिया निकालेंगे। बट टाइल का हमारे पास क्या है, टाइल का हमारे पास एज नहीं है, उसके किनारे का या टाइल की किसी भी साइड का हमारे पास लेंथ नहीं दिया गया, उस लेंथ को भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ इनका एरिया निकालने के लिए, या यदि मैं यहाँ पर टाइलों की संख्या कैलकुलेट करूँ तो n यानी टाइलों की संख्या हो जाएगी टोटल किसका, तो इस पूरे का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 1517 इंटू में 902, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया है, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया है, ये बात याद रख लेना। ये किसका एरिया हो गया बेटा, ये रेक्टेंगुलर का यानी ये कमरे का एरिया हो गया है। अब इस कमरे का एरिया हमने निकाल लिया है। अब यदि मैं इन दोनों का HCF निकाल लूँ, क्या निकाल दूँ,
HCF, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी साइड की लंबाई कितनी है। तो यदि मैं इसको स्प्लिट करूं तो 1517 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, या इसका आप HCF कैसे निकालोगे, तो 1517 का जब आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे, तो इसका फैक्टर लगभग 37 गुने में 41, और इसका फैक्टर जो होगा लगभग वो 22 गुने में 41 होगा, 22 गुने में 41। तो देखो यहाँ भी 41, यहाँ भी 41 है, तो जो HCF आ जाएगा वो HCF कितना आ जाएगा, HCF इसका आ गया 41। अब HCF हमारे पास 41 आ गया, और जो HCF होगा वो ही क्यूब का साइड होगा, वो ही क्यूब का क्या होगा, साइड होगा। क्यूब का साइड हमें पता चल गया तो उसका एरिया हम निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा, 1517 गुने में 902, और टाइल का कितना हो जाएगा एरिया, 41 गुने में 41। अब 41 से इसको डिवाइड करोगे तो 1517 को 41 से डिवाइड किया था तो कितना बचा था, 37, और 41 को 902 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ये 22 बचेगा। अब 37 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, ये लगभग ध्यान से देखो 7 2 जा कितना होगा 14। अब लास्ट में यही 14 नजर आ रहा है, किसी और के नहीं, तो यहां पर सीधा कर देंगे 814। दिस इज द राइट आंसर। थोड़ा सा ऑप्शन का भी यूज किया करो ताकि बड़ी, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमें करना ही है, बट क्या करके टाइम वेस्ट हो जाएगा ना हमारा, तो इसलिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसका देख लो कि भाई लास्ट में इसका यूनिट नंबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, किसमें यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर में एक ही है, इसलिए ए ही हमारा इसका सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। गुणनफल 2153 167, ये भी बिल्कुल सही है। 2153 और 167 का इकाई का अंक क्या होगा, इसका यूनिट नंबर क्या होगा, आपको बताना है। तो यदि मैं इसको स्प्लिट करूं तो 2153 और इसके ऊपर मैं लिख सकता हूं 167 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 164, इंटू में ऐसे लिख सकता हूं 2153 और 64 65 66 67, इसके अंदर हम लिख देंगे 3। यानी अब देखो ये जो है हमारे पास वो कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है। इसके लास्ट में 164 जो एक इवन नंबर है, लेकिन 3 जो है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। तो जो इवन नंबर है उसका आंसर जो आएगा वो एक ही आएगा। लेकिन यदि ऑड नंबर की बात करें, आप कहोगे क्यों, तो आपको पता है कि 3 के ऊपर यदि मैं रखूं, 3 के ऊपर यदि मैं लगा दूं 1 2, ये देखो कितना है 4, तो 3 के ऊपर यदि मैं 4 लगा दूं तो 3 3 27 थी 81, यानी इसका लास्ट का यहाँ आ जाएगा 1। और यदि इस 3 के ऊपर मैं 3 का स्क्वायर लगा दूं तो 3 3 9 3 27, 27 का कितना हो जाएगा 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7। तो इसका राइट आंसर है 2, यूनिट नंबर आ जाएगा 2। यदि एक भिन्न के अंशों को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। अब देखो भाई, एक हमारे पास भिन्न है ये x/y। अब कहता है कि एक भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए। इसको हमने कितना प्रतिशत बढ़ा दिया, 20%। अब 20% बढ़ाने का मतलब कितना होता है, 20% बढ़ाने का मतलब कितना होता है, तो मैंने बताया था 1/5, और 25% बढ़ाने का मतलब होता है 1/4। अब ये बता तो बराबर कितना हो जाता है 3/5 की। कहने का मतलब है ये x/5 और ये हमारे पास y/4, y/4, और ये किसके बराबर हो गया, 3/5 के बराबर हो गया। तो यदि मैं इसको सही से लिखूं तो ये x/5 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4/y और इक्वल टू में हो जाएगा 3/5। तो सबसे पहले 5 से तो 5 हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, तो ये x/y इज इक्वल टू 3/4, यानी x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 4। तो अब ये क्या कह रहा है, तो मूल भिन्न क्या होगा, मूल भिन्न क्या होगा, एक मिनट, 25% बढ़ा दी जाए तो उसका भिन्न जो है वो 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा, तो मूल भिन्न क्या होगा, तो एक मिनट, भिन्न के अंश को, यदि एक भिन्न के अंश को इतना बढ़ा दिया जाए और इसको इतना बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, इसके अंदर क्या फॉल्ट आ रहा है, x3, एक मिनट चेक कर लेते हैं एक बार कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए, इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, ये बढ़ाना यानी ऐड करना है, बढ़ाने का मतलब क्या है, ऐड करना है इसके अंदर, और मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐड करना है, सेगमेंट, इसको ऐड करना है, इसलिए इसके अंदर ये थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, बट कोई बात नहीं, गलतियां करना
बड़ी बात नहीं है, बट गलतियों का पता कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। यदि आपको अपनी गलतियां समय पर रहते ही पता चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और अब आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को देख करके आपकी गलतियां शायद आपको तुरंत पता चल जाए। तो ये कह रहा है कि देखो बेटा, ये कह रहा है कि हमने जो एक x, इसका ऊपर हमने एक नंबर्स मान लिया है x, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर में 25% बढ़ा दिया जाए, तो ये हमारे पास x है, x का कितना प्रतिशत बढ़ाना है, 20%। तो 20% का मतलब मैंने बताया था 1/5, यानी ये हो जाएगा x/5। x/5 करें तो ये हो जाएगा 6x/5। और यदि मैं बात करता हूँ y की, y के साथ कितना बढ़ाना है, इसके साथ 25 बढ़ाना है। 25 कहने का मतलब y/4, तो ये हो जाएगा 4 बन जाए 4 और 1 ये हो जाएगा 5y/4। अब ध्यान से देखना, इसको मैंने क्या दे दिया, ये हमारे पास जो है वो अंश है और नीचे वाला जो है हमारे पास ये हर है। ये अंश निकल कर आया हर, अब अंश अपॉन में हर, तो 6x/5 और ये हो जाएगा 5y/4। और अब जो इसका भिन्न हो जाता है वो 3/5 हो जाता है। तो इसको अब आप चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, 6x/5 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5 और इधर हो गया 3/5। अब क्या हो गया 3/5। तो अब याद रखना, अब इस 5 से ये 5, एक मिनट, 6x/5 और 4 बन जाए 4 और 1 5, 4y/5 डिवाइड बाई 2, एक मिनट, 5y/4 ये हो गया और इसका हो गया 3x, 6x/5, 5y/4 और अब यहाँ से 6x/5 इंटू में 4/5y। तो बिल्कुल सही सही चल रहे हैं बिल्कुल। अब यहाँ से याद रखना, एक 5 को क्या कर दो, कट कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा 6 चौके 24, ये कितना हो गया 24x डिवाइड बाई कितना हो गया 5y इज इक्वल टू 3/1। अब ये 3 से काटोगे तो 3 8 जा कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ से 8 इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 8x और ये हो गया 5y और इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई, नंबर्स को साइड ले जाओ, तो नंबर्स को साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x/y और इधर ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 8, यानी 5/8 इसका राइट आंसर है। 5/8 जो है बेटा इसका बिल्कुल सही और बिल्कुल उचित आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8 से भाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में बताइए कि 8 से कौन कौन सी संख्याएं इनमें भाज्य हो जाएगी। तो एक बात बताओ भाई, कौन कौन सी 8 से भाज्य हो जाएगी, 8 से कौन कौन सी भाज्य हो जाएगी, एक बात बताओ। तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है, 8 के डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि यदि यदि इसके लास्ट के 3 नंबर्स को आप 8 से डिवाइड कर रहे हो और यदि ये डिवाइड हो जाए तो फिर वो उसका भाज्य संख्या है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, तो ये तो सही है। अब इन तीनों को लेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी कितना हो गया 16, 16 4 20, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ये नहीं कटेगा। अगले बार इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 की कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 बचा 4 और 8 से कितना हो गया 48, तो ये भी कट गया। इसको देखेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 बचा 4, 4 4 कितना हो गया 44, तो ये भी नहीं कटा। तो 1 और 3 सही जवाब है, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ के बेटा, एक पाइथागोरस के त्रिक ज्ञात कीजिए जिनकी सबसे छोटी संख्या 8 है। अब पाइथागोरस की त्रिक आप लोगों ने याद की होगी, 2m m² + 1 और m² - 1, ये ट्रिक है पाइथागोरस की, ठीक है। अब पाइथागोरस की ट्रिक में कह रहा है सबसे छोटी साइड जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 8। तो सबसे छोटी साइड का मतलब है बेटा कितनी आ गई, 4। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो सबसे छोटी संख्या तो हमें पता है कितना है, 8। अब m का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 में एक जोड़ेंगे तो 17, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से घटाएंगे तो 15। तो 8 15 17 कौन से नंबर में, ऑप्शन 3 जो है इसका सही जवाब है, 8 15 और 17। अगला क्वेश्चन है z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4 1 7 z 8 9 से विभाज्य है। 4 1 7 z 8, ये 9 से क्या है बेटा, डिवाइड है। अब हमें डिविजिबिलिटी का, 9 डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता होना चाहिए।
डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि इन सभी को सम करने पर यदि वो 9 से डिवाइड हो जाए तो वो डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। और ये कह रहा है कि 9 से विभाज्य है, तो इन सभी का सम 9 से विभाज्य करो। 4 प्लस का 1 प्लस का 7 प्लस का जेड प्लस का 8, और इसको डिवाइड कर दो किसी 9 से। 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 प्लस जेड डिवाइड बाई 9। अब नंबर्स पुट कर दो जेड की जगह पे। यदि मैं इसकी जगह पे यदि मैंने 3 रख दिया, क्या रख दिया 3, तो 20 प्लस 3 कितना हो गया 23। 9 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ये गलत है। 7 रखते हैं इसके बाद, यदि मैं 7 किया 20 और 7 27, 9 से कट गया, बिल्कुल सही कट गया। 20 और 6 26, 26 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्या कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 20 और 9 29, बिल्कुल नहीं कटेगा, यानी इसका राइट आंसर है 7। अगला क्वेश्चन है 2160 को इस तरीके से स्प्लिट करके दिया गया है, तो 3a 2 - b इंटू में 5 - c का मान क्या होगा। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले 2160 को आपको इसका विखंडन, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसका गुणनखंड हम करते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 0, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 चौके 8 0, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 0, फिर अब 3 से काटेंगे 3 निम 27, फिर 3 से काटेंगे 3 30 90, फिर 3 से काटेंगे 3 दम 30, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, और फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो 1 2 3 और ये हो गया 4, यानी 2 के ऊपर कितना पावर आ गया 4, 1 2 3, और 3 के ऊपर कितना पावर आ गया 3, और 5 के ऊपर कितना है 1 है, और ये किसके बराबर है बेटा, इसके बराबर है। तो याद रखना, जब याद रखना बेस सेम होती है तो उनकी पावर भी उनके बराबर हो जाती है। प्लस है तो प्लस हो जाएगी, जुड़े है तो जुड़ जाएगी, बराबर है तो बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ए की वैल्यू जो आ गई है वो 4 आ गई है, बी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो 3 हो गई, और सी की जो वैल्यू हुई है वो कितनी आ गई है, 1 आ गई है। सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। अब इनको पुट कर दो, तो हमें कैलकुलेट करना है 3 का पावर ए इंटू में 2 का पावर माइनस बी इंटू में 5 का पावर माइनस सी। अब 3 ए की वैल्यू है 4 इंटू में 2, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 इंटू में 5, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, इंटू में ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में कितना 5। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 81, 8 5 जा 40। कहाँ है बेटा, ऑप्शन बी यानी 2 जो है इसका सही जवाब है, 81/40। आगे बढ़ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन एक रीजनिंग का क्वेश्चन है बेटा। ये कहता है कि पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान। इसमें x का मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो x का मान क्या आप नहीं निकाल सकते इसमें से, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आप x का मान निकाल सकते हो बेटा। x का मान कैसे निकालेंगे, देखो ये 3 जो है, ये 3 जो है वो इसके साथ कैसा बना रहा है, 3 जो है वो इसके 27 है, यानी ये 3 का क्यूब है। ये 2 जो है ये 2 का क्यूब है, तो ये कितना हो गया 8। तो ये जो 1 है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, 1 ही होगा। तो इसका राइट आंसर 3 है, 1। आगे बढ़ते हैं, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। किसी बंटन का बहुलक आयत चित्र द्वारा, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, आवृत्ति बहुभुज द्वारा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आयत चित्र होता है ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है किसी भी बारंबारता का, और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है ना, ये आयत है, ये क्या, इसको आयत से रिप्रेजेंट करते हैं बारंबारता को। तो ये हमारा राइट आंसर है ए, आयत। अगला फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आ चुका है, a प्लस बी लेते हैं इसको, a प्लस बी डिवाइड बाई सी इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइड बाई ए इक्वल टू सी प्लस ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू के। तो अब यहाँ पर हमें इन सभी को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि ध्यान से देखो, यदि क्या करना है ध्यान से देखो, सी ए बी, तो इन सभी को क्या करो, सबसे पहले हम इनको ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, या सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, एलसीएम।
और एलसीएम लेकर के हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर के हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या इसको सही तौर पे देखें तो एक और तरीका इस तरीके से भी कर सकते हैं, a प्लस बी डिवाइड बाई सी इक्वल टू में के, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी के। दूसरा यदि मैं बात करूं तो b प्लस सी डिवाइड बाई a इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू a के। तीसरा हमारे पास है c प्लस a डिवाइड बाई b इक्वल टू के, तो हम इसको प्रीफर कर सकते हैं किस तरीके से, c प्लस a इक्वल टू b के। मतलब ये जो हमारे पास है वो इक्वेशन फर्स्ट है, ये जो हमारे पास है वो इक्वेशन सेकंड है, और ये जो हमारे पास है वो इक्वेशन थर्ड है। अब यदि इन तीनों को जोड़ दूं मैं, ठीक है, ऐड कर दूं किसको, फर्स्ट को, सेकंड को एंड थर्ड को, तो इन तीनों को ऐड करने से क्या होगा, ध्यान से देखो, पहला a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो देखो a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, तो a कितने बार है, 2 बार है। b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो b कितने बार है, 2 बार है। c यहाँ भी है, c यहाँ भी है, c यहाँ भी है, तो c भी कितने बार है, 2 बार है। और यहाँ पर ध्यान से देखो के ए के बी के सी, के ए प्लस के बी प्लस के सी, तो यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी हो गया, और इधर हमने k कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी सी कैंसिल हो गया, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। k का मान कितना आ गया, 2 आ गया k का मान, जो बहुत ही हलवे से बहुत ही आसानी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर के कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर 4 माप दिया गया, एक माप दिया गया है 1.2, दूसरा दिया गया है 4.2, तीसरा दिया गया है 5.9 और तीसरा इसका दिया गया है इतना ही। अब हमारा ये रूल है कि a प्लस बी प्लस सी, ये जो बराबर होगा, ये जो होगा a प्लस बी और b प्लस सी हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, ac से। मतलब किसी भी 2 साइड का जो सम होगा वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं, 2 साइड को लेते हैं। यदि मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो ये तो होगा नहीं ज़्यादा, लेकिन यदि मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो ध्यान से देखो, 9 2 जोड़ेंगे 11, 9 और 2 कितना हो गया, 11, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 2 11 की कैरी 1, 5 और 4 9 और 1 10, यानी हो गया 10.1। ये किससे ज़्यादा हो गया बेटा, 8.1 से ज़्यादा हो गया, तो एक तो यहाँ पर बन सकता है। दूसरा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, यदि मैं इसको इसके साथ ले लूँ, इसको इसके साथ ले लूँ, तो क्या ये हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 9 5 और 1 6, नहीं ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यदि मैं इन दोनों को ले लूँ 8.1 के साथ तो मैंने ले लिया, बट यदि मैं 4.1 को ले लूँ, 4.2 और 1.2, तो बिल्कुल ये भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब जो है, इसका एक ही ट्रायंगल बन सकता है। कितना बन सकता है, एक ही इसके अंदर ट्रायंगल साइड बन सकता है, एक ही ट्रायंगल बन सकता है। लेकिन यदि मैं इनको ऐड कर दूं 5 और 6 एक साथ, हाँ ये हो सकता है। इन दोनों को यदि मैं ले लूं, किसको, 1.2 प्लस यदि मैं ले लूं 1.2 प्लस यदि मैं ले लूं 5.9 1 + 2 एंड 5.9, 1 + 2 और 5.9 कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 5 और 1 6 और 1 7, यानी 7.1 हो जाएगा, 7.1 हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ भी हमारी बड़ी है, किससे बड़ी है, 4.2 से बड़ी है। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.1, ये बड़ा है 4.2 से, तो एक और बन गया है, यानी 2 बन गया है, 2 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। एक भिन्न का जो अंश है, अंश मान लिया हमने x है, अंश जो है वो उसके दोगुने से, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से, अंश यदि x है तो ये हो जाएगा इसका दोगुना, और इसके दोगुने से एक क्या है, ये ज्यादा है, तो जोड़ दिया। अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर
अब ये जो होता है वो 1 प्राप्त होता है, तो कैलकुलेट करो, यहाँ से भिन्न ज्ञात करो। तो x प्लस 2 और ये हो जाएगा 2x और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये x प्लस 2 है, x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस का 2, ये हो गया 2x माइनस का 2, 2x माइनस का 2। अब ये x माइनस का 2x और ये माइनस का 2 और ये प्लस का माइनस का 2 उधर जा करके फिर ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस और माइनस माइनस का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो उसके अंदर पुट कर दो, क्या था x अपॉन में 2x प्लस 1, तो x कितना है हमारे पास, 4 दूनी 8 और ये कितना आ गया 9, यानी 4/9 जो है वो इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 114, 114, सरल कीजिए। यहाँ बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मास, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो दिया गया -9 और माइनस, और यहाँ दिया गया माइनस का 8, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है, प्लस 24 और ये प्लस और 13 माइनस का 7, इसके ऊपर बार दे दिया। तो पहले बार वाले को ही सोल्व किया जाता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं -9 माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 24, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 13 में से 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये डिवाइड है, ये क्या है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है। अब 6 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 9 माइनस का 8 और प्लस का 6 चौके 24, अब माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस का 8 और ये माइनस का 4, अब 9 और 4 कितना हो गया, माइनस का 13 प्लस का 8, 13 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ गया, 5 आ गया, -5 राइट आंसर। अगला है यदि म स A8 है, A8 का म से इतना है, ल से इतना है, 24 है, तो A का मान क्या होगा। अभी मैंने आप लोगों के सामने बताया कि यदि मैं एलसीएम लिखूंगा A B का तो उसका हो जाएगा A इंटू में B और HCF हो जाएगा A इंटू में B का। अब देखो म स A इंटू में 8 दिया गया है, तो A की वैल्यू कितनी दी गई है, ए का मान तो हमें नहीं पता है, ठीक है। म से इतना दिया गया है 4 और ल से इतना दिया गया है, तो ए का मान ज्ञात करो, रख दो इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज, सारी चीजें अपनी आप आ जाएगी। तो देखते रख लेते हैं, एलसीएम का मान कितना दिया गया है, ल से इसका दिया गया है 24, ल से कितना दिया गया है 24 बेटा। दूसरा म से कितना दिया गया है, म से इसका दिया गया है कितना, म से दिया गया है 4, और क्या दिया गया है, ए एंड 8, ये दिया गया ना, a इंटू में 8। अब एक बात, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 2 से काटोगे तो 12। अब यहाँ से a का मान कितना आ गया, 12। हलवे का ही क्वेश्चन है, हलवे का क्वेश्चन है ये। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। बताओ खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। ये एक आयताकार हमारे पास खेत है, ये इसका विकर्ण है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये दिया है 17। अब एक बात बताओ, हमें पता है एक चीज, क्या कि इसका विकर्ण जो है वो 17 दिया गया है, और इसका परिमाप, तो परिमाप जो होगा 2a प्लस बी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 46, तो a प्लस बी इक्वल टू में कितना हो गया 23। और यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ एक पाइथागोरस का रूल लग जाएगा, तो एक आएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। अब या तो आप इसको सॉल्व कर लो या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा लो। दिमाग आपको क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग आपको केवल इतना लगाना पड़ेगा इसके अंदर कि इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो देखो भाई, किसमें किसको जोड़ें कि 23 आ जाए। तो एक तो 15 में यदि हम 8 को जोड़ते हैं, ए यदि मैंने 15 रखा और ये मैंने यदि 8 रखा, तो 15 में 8 जोड़ा तो कितना आ गया 23, ये तो सेटिस्फाई हो गया। बट यदि 15 का स्क्वायर में देखूंगा तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और इसको जोड़ोगे तो ये भी 289 बिल्कुल आ जाएगा। यानी ए का मान है 15 और बी का मान है 8। अब हमें लंबाई पता चल गया और हमें चौड़ाई पता चल गया, तो हम इसका क्या निकाल देंगे, एल इंटू में बी 15 इंटू में 8, 120 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, 120 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अगला है 2 और इसके ऊपर माइनस का 1 लिख दिया,
और इसके ऊपर फिर माइनस का 1 लिख दिया। अब सरल करके बताना है कि कौन कौन सी कंडीशन सही है। ये इतना देखो हलवा सा क्वेश्चन है। तो 2 के ऊपर -1 इसका मतलब 1/2 हो गया, और इसके ऊपर फिर -1 इसका मतलब फिर वापस घूमकर वो वहीं आ गया। 2 क्या है? 2 क्या एक अभाज्य संख्या, याद रखना 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या 2 एक सम संख्या है? बिल्कुल 2 एक सम संख्या भी है। 2 का गुणक है, बिल्कुल ये 2 का भी गुणक है। और विषम संख्या है। 2 क्या एक विषम संख्या है? एक बार 2 विषम संख्या है। ए बी सी कहाँ है? ऑप्शन ए पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा कथन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कहते हैं 2 अभाज्य संख्याओं का सदैव अभाज्य संख्या ही होती है। देखो एक अभाज्य संख्या हमने ले ली, मान लो कि एक अभाज्य संख्या हमने ले ली 5 और दूसरी अभाज्य संख्या हमने ले ली 7। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 7 क्या हो गया? 12। अब बताओ 2 अभाज्य संख्याओं को